नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे कुख्यात आपराधिक मामले को समझने की कोशिश करेंगे जिसके एक फैसले ने सबको सचमुच चौंकाकर रख दिया। एक ऐसा फैसला जिसने हमारी पूरी न्याय प्रणाली पर ही गहरे सवाल खड़े कर दिए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले फैसले से। ये वो फैसला था जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सालों पहले सुनाई गई एक सजा को पूरी तरह से पलट दिया। ये शब्द सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लिए गए हैं। सोचिए, बस इन चंद लाइनों के साथ सालों से चली आ रही एक सजा, एक कन्विक्शन एक झटके में खत्म हो गई। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। यही है वो सवाल जो सबके मन में था कि एक सजा जिसे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक ने सही मान लिया था, वो इतने सालों बाद गलत कैसे साबित हो गई। आइए इस पूरी कानूनी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। इस पूरे केस की जड़ में ना एक बहुत बड़ा कानूनी विरोधाभास छिपा हुआ है। मतलब एक ही आरोपी, एक ही तरह के सबूत, लेकिन नतीजे दो बिल्कुल अलग अलग। अब ये देखिए, ये विरोधाभास वाकई हैरान करने वाला है। सुरेंद्र कोहली को रिम्पा हिल्दर केस में दोषी ठहराया गया, लेकिन ठीक उन्हीं सबूतों के आधार पर 12 दूसरे मामलों में उसे बरी कर दिया गया। अब सवाल यह है कि एक ही तरह के सबूतों पर दो इतने अलग अलग फैसले आ कैसे सकते हैं। और ये सिर्फ एक लॉजिकल सवाल नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस विरोधाभास को न्याय का घोर अपमान यानी मैनिफेस्ट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस माना और कहा कि इसे हर हाल में ठीक करना ही होगा। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं, अभियोजन पक्ष के केस को और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर वो कौन से सबूत थे जो अदालत की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। देखिए, प्रोसिक्यूशन का जो पूरा का पूरा केस था ना, वो सिर्फ 2 पिलर्स पर खड़ा था। पहला, आरोपी का कन्फेशन यानी इकबालिया बयान, और दूसरा उसी बयान के आधार पर की गई एविडेंस की रिकवरी। अब चलिए देखते हैं कि ये दोनों पिलर्स एक एक करके कैसे ढह गए। तो पहला पिलर था कन्फेशन, लेकिन इसमें इतनी गंभीर खामियां थीं कि ये टिक ही नहीं सका। पहली बात तो ये कि आरोपी करीब करीब 2 महीने से पुलिस हिरासत में था। उसे अपने वकील से अकेले में मिलने तक का मौका नहीं दिया गया, और तो और बयान में ही ये लिखा था कि उसे ये सब कहने के लिए सिखाया गया है और टॉर्चर भी किया गया है। इन्हीं सब वजहों से कोर्ट ने इसे जबरदस्ती लिया गया बयान माना और खारिज कर दिया। अच्छा, दूसरा पिलर था सबूतों की बरामदगी, पर यह भी भरोसे के लायक नहीं निकला। रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि पुलिस को उस जगह के बारे में पहले से ही पता था, बल्कि खुदाई तो आरोपी के वहां पहुंचने से पहले ही शुरू हो गई थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आरोपी ने कुछ भी नया खोजकर नहीं बताया था, और कानूनी तौर पर इसे डिस्कवरी नहीं माना जा सकता। और सबसे बड़ी जो कमी थी वो थी फोरेंसिक सबूतों की। जिस घर में इतने भयानक अपराध होने का दावा किया गया, सोचिए, वहां से खून या डीएनए का एक भी धब्बा नहीं मिला जो आरोपी को सीधे सीधे उन अपराधों से जोड़ सके। जो हथियार बरामद हुए उन पर भी कुछ नहीं मिला। डीएनए रिपोर्ट से सिर्फ पीड़ितों की पहचान हुई, कातिल की नहीं। तो जब अपील के लगभग सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, तब इस पूरे कानूनी विरोधाभास को सुलझाने के लिए एक बहुत ही दुर्लभ कानूनी रास्ते का इस्तेमाल किया गया। तो इस रास्ते को कहते हैं क्यूरेटिव पिटिशन। इसे ऐसे समझिए कि ये न्याय पाने का आखिरी, मतलब बिल्कुल आखिरी दरवाजा है। ये कोई आम अपील नहीं है, बल्कि हमारे संविधान में दिया गया एक सेफ्टी वॉल्व जैसा है। इसका काम बस ये देखना है कि न्याय देने में अगर कोई बहुत बड़ी, कोई फंडामेंटल गलती हो गई है तो वो हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बनकर न रह जाए। ये रास्ता कितना दुर्लभ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसका इस्तेमाल तभी होता है जब किसी केस में अपील और फिर उसके बाद रिव्यू पिटिशन दोनों खारिज हो चुकी हों। मतलब ये न्याय के सफर का बिल्कुल आखिरी पड़ाव है, जो सिर्फ बहुत ही असाधारण मामलों में ही आता है। तो असल में ये पूरा मामला सिर्फ एक व्यक्ति की सजा का नहीं था। ये मामला जुड़ा था हमारी न्याय व्यवस्था के मूल सिद्धांतों से, हमारे संवैधानिक अधिकारों से। ये टाइमलाइन इस पूरे कानूनी विरोधाभास की कहानी बयां करती है। जरा सोचिए, 2011 में सुप्रीम कोर्ट उन्हीं सबूतों के आधार पर सजा की पुष्टि कर देता है, लेकिन सालों बाद जब हाई कोर्ट उन्हीं सबूतों को नाकाफी मानकर 12 केसों में बरी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस बरी करने के फैसले को भी सही ठहरा देता है। मतलब एक ही सबूत पर ये 2 अलग अलग स्टैंड। यही वो वजह थी जो इस आखिरी फैसले का आधार बनी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये आखिरी फैसला था वो इस बारे में नहीं था कि आरोपी असल में दोषी था या नहीं। फैसला इस बड़े सवाल पर था कि क्या उसे न्याय देने की जो प्रक्रिया थी वो निष्पक्ष थी
और कोर्ट का जवाब था नहीं। एक ही सबूत पर दो अलग अलग नतीजे देना आर्टिकल 14 यानी कानून के सामने बराबरी और आर्टिकल 21 यानी निष्पक्ष सुनवाई के संवैधानिक अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो अंत में ये मामला हमें कुछ बहुत ही गंभीर सवालों के साथ छोड़ जाता है, जिनके जवाब शायद आसानी से नहीं मिलेंगे। ये लाइन हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। कोर्ट ने साफ किया कि अपराध चाहे कितना भी संगीन क्यों ना हो, सजा सिर्फ शक की बुनियाद पर नहीं दी जा सकती। दोष साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए और इस स्टैंडर्ड से कोई समझौता नहीं हो सकता। कोर्ट ने इस बात पर भी गहरा अफसोस जताया कि इस मामले की जांच में बहुत गंभीर खामियां थीं और एक खराब जांच का नतीजा ये हुआ कि मुमकिन है असली गुनहगार कभी पकड़ा ही नहीं गया, और ये हमारी पूरी न्याय प्रणाली के लिए एक बहुत ही दुखद हकीकत है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि जब जांच करने वाला सिस्टम ही नाकाम हो जाए तो फिर पीड़ितों और उनके परिवारों को इंसाफ कैसे मिलेगा? न्याय का असली मतलब क्या रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी पूरी न्याय व्यवस्था को मिलकर ढूंढना होगा।